नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने जा रहे हैं, डिटेल में एनालाइज करने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है और मे भी आगे चल के एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। तो क्या आप सोच सकते हैं हम किस स्टॉक की आज बात करने जा रहे हैं जो एआई सेक्टर में बहुत धड़ल्ले से काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा शेयर है मार्केट में। तो उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गैस किया। हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है वो पार्टनर है विद कोका कोला की बोटले इन दियर रोबोटिक ऑटोमेटिक जर्नी में इनके साथ टाई अप हुआ है इनका। उसके अलावा इंडिया के फर्स्ट ड्रोन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है इसने एनपीएनटी के साथ मिलके। सो ये इसकी अचीवमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो इसके फाउंडर है अशोक सूटा जी, जिन्होंने विप्रो से, माइंडट्री से अपना करियर स्टार्ट किया था। विप्रो को सेटअप किया, माइंडट्री को सेटअप किया। अशोक सूटा जी ने ही विप्रो को और माइंडट्री को खड़ा किया। देन उसके बाद अशोक सूटा वाज दी पायनियर लीडर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री एज ए सीरीज इंटरप्राइजेस। सो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो हैं वही हैं मेन ओनर। जो डीलिंग करती है वो ब्लॉकचेन में करती है, डेटा साइंस में करती है, डेवलपर्स पे करती है, एसओएनएफसी पे करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे करती है। अगर हम अलायंसेस की बात करें, इसके अलायंसेस कौन कौन से हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज इसके पार्टनर्स हैं। उसके अलावा पिम कॉर इसका पार्टनर है, सेल्स फोर्स इसका पार्टनर है, सर्विस नाउ इसका पार्टनर्स है। रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो डिजिटल से इसका 41% आता है, एनालिटिकल से इसका एसओएस से इसका 22% के लगभग आता है, एनालिटिकल से इसका 13% के लगभग आता है, आईओटी से 10% आता है, सिक्योरिटी से इसका 8.7% आता है और अदर से 3.2% आता है। पॉलिटिकल की बात करें तो एजुकेशन से 25% आता है, हाईटेक से इसका 18% आता है, रिटेल से इसका 5% आता है, ट्रैवल से इसका 13%, बैंकिंग से इसका आता है 16% के लगभग, इंडस्ट्रियल से 7% आता है, मैन्युफैक्चरिंग से आता है 6% और अदर से आता है इसका 7.1% के लगभग। अब बात करते हैं कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये नेक्स्ट जनरेशन आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो आईपी एंड डोमेन एक्सपर्ट है अक्रॉस द सेट ऑफ फोकस एरिया इन द इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज सोल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग, कंट्रोल, स्पेस फोर्स एक्सेस और सिक्योरिटी, M2M मोबिलिटी सोल्यूशन। एडिशनल कंपनी इज ए ऑथराइज पार्टनर। बिजनेस सेगमेंट में ईपीएस पे काम करते हैं। द यूनिट एक्टेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन कंपनी इज बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इंटेलिजेंट मोबाइल, क्लाउड एंड सोशल टेक्नोलॉजी बेस पे। दूसरा इसका है डीबीएस यूनिट प्रोवाइडिंग एडवाइजरी, डिजाइन एंड आर्टिकल्चर कस्टमर ऐप, डेवलपिंग, पैकेजिंग, इम्प्लीमेंट्स, टेस्टिंग ऑन गोइंग सर्विस टू आईटी इनिशिएटिव। और तीसरा इसका है IMSS, जिसमें ये प्रोवाइड कराती है द डिलीवर्स इंट्रोगेट एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड, वर्टिकल एंड मोबिलिटी अक्रॉस ए मल्टी इंडस्ट्रीज वेरियन एंड जोग्राफी, वर्टिकल एंड जोग्राफीज। तो इस टाइप से ये काम करती है दोस्तों। इसके 3 सेगमेंट में मेन काम है। अब बात करते हैं कंपनी क्या सर्विसेज ऑफर करती है। तो एनालिटिकल ऑफर करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, ऑटोमेशन पे काम करती है, क्लाउड पे, डिजिटल इंफ्रा पे काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे इस टाइप के इसके काम हैं। बाकी इसके सर्विसिंग ऑफर की अगर हम बात करें तो सर्विस ऑफर में अगर आप बात करेंगे तो अलाइंग इंफ्रा पे काम करती है, डेटा मैनेजमेंट पे काम करती है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज पे काम करती है, ये मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी पे काम करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज पे, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस पे काम करती है, आईटी सिक्योरिटी पे काम करती है ये, और वेब टेक्नोलॉजी पे भी इसका काम है। सो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पे काम करती है, अलाइन एंड सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। तो मेन इसके ये 3 काम हैं जो आगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड पे, सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट ऑप्स पे, ब्लॉक चेन्स पे, मेटावर्स पे। तो ये सब है। और ये रिटेल पे काम कर रही है, एजुकेशन टेक पे काम कर रही है, ट्रैवलिंग पे काम कर रही है। अब बात करते हैं यूज़र इंडस्ट्री की, कौन कौन सी यूज़र इंडस्ट्री हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग है, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन पब्लिशिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ है। अगर आप बात करते हैं कि इसकी प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, इंटरनेशनली प्रेजेंट किस जगह है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई। सो यहाँ कंपनी जो है कनेक्टेड है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से, तो कंपनी ने फाइनेंशियल 22 में कंपनी हैड मेड द स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट इनटू Tech4T, ए कंसल्टिंग लीड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी दैट एक्सक्लूसिव फोकस ऑन द ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी
सेगमेंट, तो ट्रैवलिंग और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जो है उसमें इसने इन्वेस्ट किया है काफ़ी अच्छा। अब बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू ब्रेकअप की। तो रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा रहा है? कंपनी जनरेट रेवेन्यू ब्रेकअप इज़ 22% फॉर द इंफ्रा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। डिजिटल बिजनेस से इसका जो है 30% आया है और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से सर्विसेज से इसका 48% बिजनेस है। वहीं जोग्राफी वाइज अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट से 81% आया है। अगर वहीं बात करते हैं इसका मैनेजमेंट इंफ्रा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज से 14%, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज से 23% एंड प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग सर्विस से 44% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका फाइनेंशियल 22 की बात करें, अभी तक यही अपडेट है। अब अगर कंट्री वाइज सेगमेंट की बात करते हैं तो इंडिया के पास जैसा कि आपको दिख रहा है 19% के लगभग है, यूएसए से 65, यूके से 10% एंड अदर से 6%। तो बेसिकली जो इस कंपनी का काम है दोस्तों वो यूएसए और यूके में ही सबसे ज़्यादा है, इंडिया में केवल 19-20% है। और अगर यूएसए में देखा जाए तो 65% है, यूके में 10% है, तो मतलब 75% के लगभग और 6 में अदर। तो लगभग जो मेन काम है उसका वो आउट ऑफ कंट्री से है। इंडिया से 20% के लगभग का ही बिजनेस है इसका। अब बात करते हैं कंपनी के न्यू डेवलपमेंट की। क्या डेवलपमेंट हुआ है? कंपनी इनोग्रेट ए न्यू डेवलपमेंट सेंटर इन भुवनेश्वर उड़ीसा विद द सेल्स कैपेसिटी ऑफ 150 एंड इज प्रोड्यूस लैंड टू एक्सपेंड इन कैपेसिटी। सो कंपनी इज इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट इन हेल्थ केयर एंड BFSI to sustain in industry leading growth rate. Company has been allotted to undersize in Bhubaneswar at rupees 40 lakh पर एकड़। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इसने यहाँ। और उड़ीसा में भी इन्होंने भुवनेश्वर में अपना जो अभी नया प्लांट शुरू किया है वो भी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की कि वहाँ कैसी है कंपनी स्ट्रांग है नहीं। मार्केट कैप कंपनी का 13,684 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी का भी 899-900 रुपये के लगभग चल रहा है। लो बनाया है 52 वीक का 763 और हाई बनाया है 1136। स्टॉक पी चल रहा है 61.8 और इंडस्ट्री पी है 34.1। तो अभी नो डाउट स्टॉक थोड़ा महंगा है इंडस्ट्री पी के मुकाबले। इंडस्ट्री पी 34 है और स्टॉक पी जो है 61 है, तो काफ़ी महंगा थोड़ा लग रहा है। बुक वैल्यू 56 की है। डिविडेंड कंपनी देती है 0.60%। वहीं बात करें ROC और ROE की, तो ROC 27.4 है और ROE 28.9 है, जो काफ़ी अच्छा है क्योंकि 15% से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ROC और ROE है कंपनी का। थोड़ा सा शेयर महंगा है बिकॉज इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा चल रहा है दोस्तों। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो भी तकरीबन 221 करोड़ के लगभग का दिख रहा है यहाँ। और उसके अलावा हम बात करें इसमें इसका क्या कहते हैं डिविडेंड यील्ड क्या है, तो 0.60% है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। बात करें डेप्थ टू इक्विटी की तो 0.66 है, जो कि 1 से नीचे होना चाहिए तो अच्छा होता है। डेप्थ भी कंपनी में बहुत ही कम है, ओनली 543 करोड़ का डेप्थ है। EPS बहुत अच्छा है, 15 रुपये के लगभग का EPS चल रहा है। रिटर्न ऑफ एसिड भी अच्छा है, 16% के लगभग है, 16.3। तो कुल मिला के कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी लग रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 28.9 का है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छा है रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो इस टाइप से अगर कंपनी का देखते हैं तो मार्केट कैप से डेप्थ काफ़ी कम है क्योंकि 543 करोड़ का डेप्थ है और 13,852 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है। बात करते हैं सेल्स नंबर की, तो मार्च 2020 में कंपनी के सेल्स नंबर 698 करोड़ थे, फिर 761 हुए, 1034 और मार्च 2023 तक आते आते 1333। तो पिछले लास्ट 4-5 साल से कंपनी ग्रोथ अप ट्रेंड दिखा रही है सेल्स परफॉर्मेंस में, आप देखेंगे। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में देखिए 26% था, 2022 में भी 26% था। दोनों साल कंटिन्यूसली बराबर रहा है, उससे पहले थोड़ा सा डाउन था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 2 साल से कंटिन्यू है। अब बात करते हैं इक्विटी, रिजर्व, सरप्लस और डेप्थ की कि कैसा रहा परफॉर्मेंस इन तीनों पैरामीटर पे। तो अगर हम डेप्थ पैरामीटर की बात करें तो पिछले 5 साल का हमने एनालाइज किया है, चार्ट पैटर्न उठाया है। तो 19 में डेप्थ जो है काफ़ी बड़ा था, जबकि 22, 21 और 20 यानी कि 20, 21, 22 में डेप्थ जो है वो कम हो गया कंपनी का, लेकिन 23 में फिर से डेप्थ बढ़ गया जो कि 500 करोड़ से ऊपर चला गया। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें कंपनी पे कितना है तो 2019 में माइनस में था, जबकि 20 के बाद से प्लस में ही रिजर्व रहा है कंपनी का। तो अभी भी आप देखेंगे तो 2023 में लगभग 600-700 करोड़ के ऊपर अप ट्रेंड में ही शो कर रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इक्विटी की, तो इक्विटी मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो 19 में जो है डाउन ट्रेंड में रहा था और उसके बाद जो है 20 में केवल इक्विटी अप हुआ है। उसके बाद से आप देखेंगे तो फ्लैट चल रहा है, 22, 23, 24 जो है एक फ्लैट रेशियो में चल रहा है। तो इक्विटी पैरामीटर भी कंपनी फ्लैट है अभी। जबकि 20 में उसने काफ़ी अच्छा इक्विटी मार्जिन दिया है। तो ये इक्विटी, रिजर्व, सरप्लस और डेप्थ का चार्ट था जो हमने आपको दिखाया। उसके अलावा क्वार्टरली में अगर आप देखेंगे, यहाँ क्वार्टरली सेल चार्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया गया है। तो ये देखिए क्वार्टर बाई क्वार्टर अप ट्रेंड में जा रहा है, तीनों ही पॉजिटिव दिखा रहे हैं आपको। पिछले लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वार्टर का मैंने आपको दिखाया है जो कि जून 2022 से लेकर जून 2023 तक का है, तो ये दिखाई दे रहा है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो आपने देखा था वो 26%, 26%, 13% के लगभग था। उसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। 162 था 20 में, 21 में 186, सॉरी 21 में 162 था, 22 में 186 और 23 में 216 करोड़ के लगभग पहुंचा है। वहीं अगर डिविडेंड का देखेंगे आप, डिविडेंड पे आउट, तो वो भी कंपनी का बढ़ा है 28, 29, 36। तो तीनों साल डिविडेंड पे आउट में भी कंपनी ने इजाफा किया है अपना, और उधर अपना नेट प्रॉफिट में भी उसका जो है प्रॉफिट मार्जिन ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी सिम्टम्स दे रही है कि काफ़ी स्ट्रांग है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। उसके बाद अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की करते हैं, तो देखिए ईयर बाय ईयर तीनों ईयर में कंपनी 21, 22, 23 में अप ट्रेंड में जा रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में अप ट्रेंड में है। और वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 21, 22, 23 का, और वहीं अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो वो भी पिछले 3 साल से अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो तीनों पैरामीटर ही अप ट्रेंड में दिखा रहे हैं। अगर आप बात करते हैं सेल्स की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो तीनों ही पॉजिटिव साइन दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स दे रहे हैं कि जो शेयर है वो काफ़ी मजबूत है। तो आपने देखा कि कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है, और कि तीनों चीज़ें हमने जो एनालाइज करी हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रही हैं इस समय शेयर को। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, जो कि आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर में 24% था, 5 ईयर्स में 25% और 10 ईयर्स में 35%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 37%, 5 ईयर्स में 63% और 10 ईयर्स में 21%। तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही काफ़ी अच्छी शो कर रही हैं कंपनी की। अब बात करते हैं CAGR की और रिटर्न ऑफ इक्विटी की। तो CAGR जो है अभी -19 पे चल रहा है अगर 1 ईयर का देखें, बाकी ईयर्स का भी अपडेट है नहीं। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जो है वो तकरीबन लास्ट ईयर की 32% दिखा रहा है, 5 ईयर्स की 36% दिखा रहा है और 10 ईयर्स की 22% के लगभग 22% के लगभग दिखा रहा है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। ऑन एन एवरेज जो है वो 30% के लगभग है, 25 से 30% के बीच में। बोरिंग्स की जैसे हमने पहले भी बात की थी, तो बोरिंग्स अगर कंपनी का आप देखेंगे तो बोरिंग्स जो है वो पहले काफ़ी कम था। 2020 का देखिए तो 114 करोड़ का था, फिर 2021 में कंपनी ने बढ़ा के 193 करा, 2022 में 250 कर दिया और 2023 में 543। तो बोरिंग जो है ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, पर उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी का जो पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो कम है, लेकिन फिर भी बोरिंग बढ़ना अच्छा नहीं है। रिजर्व की बात करें कंपनी के पास तो वो भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, 518 करोड़ से 641 करोड़ और 797। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट होता है जहां कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है कि कंपनी का रिजर्व है। लेकिन बोरिंग बढ़ना जो है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है। तो तीनों साल का अगर आपने देखा होगा तो रिजर्व तीनों साल में बढ़ा है, लेकिन साथ साथ बोरिंग भी तीनों साल बढ़ा है। टोटल एसेट में भी कंपनी ने काफ़ी इंप्रूव किया है। अगर लास्ट 4 साल का हम एसेट देखते हैं तो 2020 में देखिए 412, 2021 में 508, 2022 में 907 और 2023 में 1083 करोड़ का लगभग एसेट किया है। तो हर साल कंपनी जो है एसेट इंप्रूव कर रही है, ये भी एक गुड साइन है। कंपनी का जो है एसेट स्ट्रांग होता जा रहा है। वहीं बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर की, हमने क्वार्टरली होल्डिंग एनालाइज की है तो सेम है 53.24, यानी कि 53.24% पे ही प्रमोटर स्ट्रांग है, लगा हुआ है, कहीं से भी रिड्यूस नहीं गई है। FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखेंगे तो इस क्वार्टर में बढ़ी है, मार्च क्वार्टर में 4.15 से बढ़ाकर 4.52 कर दी है। वहीं DIs की होल्डिंग देखेंगे तो DIs ने अपनी होल्डिंग सेम रखी है, 1.26 पे 1.26 पे 2 क्वार्टर में सेम है, उससे पहले 1.32 था जिसे रिड्यूस किया था। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी सेम है। अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 38.74 से 38.84 और 38.68, यानी पब्लिक भी अपनी होल्डिंग जो है वो इम्प्रूव कर रही है। मतलब हर साल मतलब हर क्वार्टर में जो है पब्लिक की होल्डिंग जो है बढ़ती ही जा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ FIs ने होल्डिंग अपनी इम्प्रूव करी है, बढ़ाई है, और DIs ने सेम रखी है, ना घटाई ना बढ़ाई, और पब्लिक ने भी अभी इंक्रीज़ की है, प्रमोटर ने भी सेम रखी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स दिखा रहा है जहाँ FIs जो है अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और DIs अपनी होल्डिंग रिड्यूस नहीं कर रहे हैं पर बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग वहीं पर ही हैं। तो काफ़ी अच्छा सिम्टम दिखा रहा है ये शेयर्स में, काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। दोस्तों अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर अपनी होल्डिंग रिड्यूस नहीं करते और FIs अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहे होते हैं तो इसका मतलब कि वो अच्छा सिम्टम दे रहा है और राइट डायरेक्शन में जा रहा है। चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो आज का चार्ट पैटर्न जो दिखा रहा है तो आज प्लस में है एक दिन का। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 2.8% के लगभग का जो है
2.02% के लगभग का माइनस में जा रहा है। एक मंथ में अगर देखते हैं तो 9% का डिक्रीज़ किया है, -9.17% के रिटर्न डिक्रीज़ हुए हैं पास्ट 1 मंथ में। वहीं पास्ट 6 मंथ की बात करते हैं तो तकरीबन 54%, और सॉरी 6.37% के रिटर्न दिए हैं, यानी 54 रुपये लगभग इंक्रीज़ किया है लास्ट 6 महीने में। तो 6.37% के रिटर्न जनरेट करके दिए इन्वेस्टर को इसने पास्ट 6 मंथ में। वहीं अगर बात करते हैं YTD की कि YTD में कितना दिया है, तो 2.36% का ही रिटर्न जनरेट किया है इसने लगभग। तो इन्वेस्टर को जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है पिछले YTD में अगर देखा जाए। वहीं अगर बात करते हैं विद इन 1 ईयर की, पास्ट 1 ईयर में भी ये निगेटिव में रहा है, -18% का जो है इसने लॉसेस दिया है इन्वेस्टर को। तो -18% के लगभग ये माइनस में रहा है। एक साल के अगर इसके परफॉर्मेंस चार्ट की बात करें तो 203 रुपये लगभग ये डाउन ट्रेंड में गया। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं YTD की लास्ट 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में इसने 152% का रिटर्न इन्वेस्टर को ला के दिया है। सो लगभग 152% के लगभग ऑल टाइम इसका हाई है 152, जहां 545 रुपये का पर शेयर पे मुनाफा दिया है। तो इन्वेस्टर को इसने तकरीबन 152% के लगभग का प्रॉफिट दिया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, 152% भी कम नहीं है अगर विद इन 5 ईयर्स की बात करें। बट 5 ईयर्स अभी इसे हुआ नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली इसका IPO आया था, और मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ तो इसका IPO जो लॉन्च हुआ है वो अपना हुआ है सितंबर 2020 के लगभग में इसका IPO लॉन्च हुआ था। तो सितंबर 2020 से अभी 2-3 साल ही हुए हैं, 5 साल तो नहीं हुए, पर अगर 3 साल का रिटर्न माने तो तकरीबन इसने 152% का रिटर्न अच्छा अपने इन्वेस्टर को दिया है। IPO आने से लेके अभी तक, मतलब सितंबर 2020 में इसका IPO आया था, तब से लेके अब तक 152% का अच्छा रिटर्न है। इस स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो इस स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू क्वार्टर बाय क्वार्टर, पास्ट 4 क्वार्टर का है हुआ है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर टू द पास्ट 2 क्वार्टर। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम द कोर बिजनेस। तो काफ़ी अच्छा करा है इसने। अगर वीकनेस की वहीं बात करें तो इसने जो वीकनेस है इसके जनरेटर पास पोलेट ROI डिक्लाइन ट्रेंड में गया है, लो पोटेंशियल स्कोर गया है, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो इसका जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में गया है। तो ये इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है। पर मुझे लगता है कि वीकनेस स्ट्रेंथ हर स्टॉक में ही होती है, पर ये स्टॉक फिर भी कमाल करेगा। इसमें एक मल्टी बैगर बनने का पूरा दम है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि आपको अपनी वॉच लिस्ट में इसे रखना चाहिए दोस्तों। और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसका जो मेन कोर फोकस है वो AI पे है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकमात्र स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करके दिखाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।